नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि रिलेटेड है हूती विद्रोह से रिलेटेड, और जो यमन में जो क्राइसिस है, यमन में जो संकट है, गृह युद्ध की स्थिति है, वो क्यों है उसको लेके हम लोग अपना चर्चा करेंगे। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि जो यमन है, अब आप लोग इसमें मैप में देखते हैं, यमन का आप हिस्सा यहाँ पे देख रहे हैं। तो यमन में जो आपको जो यमन की जो कैपिटल है सना, यहाँ पे हूती जो विद्रोही हैं उनका कब्ज़ा है। और यहीं से जो हूती विद्रोह हैं ये सऊदी अरेबिया के ऊपर जो है अटैक करते रहते हैं। और यहाँ पे जो आपको जेडा दिख रहा है, ये जेडा जो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये मैंने मार्क किया, ये जो जेडा है इसी के ऊपर जो है हमला किया गया। और जेडा जो है समझ जाइए ये सेम इसकी इम्पोर्टेंस वही है जो कि मुंबई की भारत के लिए है। यानी जैसे मुंबई जो है वो भारत के लिए एक इकोनॉमिक कैपिटल मानी जाती है, ठीक उसी तरीके से जो सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो जेडा है। तो यहाँ पे जो है हमला किया, यमन से जो है सीधे हमला किया गया, मिसाइल अटैक किया गया जेडा में, जो कि सुर्खियों में था। तो हम लोग अब बात करते हैं कि हूती विद्रोह और यमन जो है वो उसके क्या पूरी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम लोग जो है बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग कुछ चीज़ें समझ लीजिए, 2-3 पॉइंट्स मोटे तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए उसमें कोई PhD तो करनी नहीं है कि हूती विद्रोह है क्या, बस मोटा मोटी ये समझना है कि आखिर ये हुआ कैसे और इसका मतलब क्या है। तो पहले जैसे ये जो यमन का हिस्सा आपको ये दिख रहा है, तो यहाँ पे आप यमन को आप पहले 2 पार्ट में बांट लीजिए मोटे तौर पे। एक आपका ये हो गया पार्ट, जिसको आप नॉर्थ यमन कह सकते हैं, और नीचे का जो पार्ट ये जिसको मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये आपका हो गया साउथ का पार्ट। तो यमन के 2 पार्टों का आप समझ लीजिए। और पहले ये जान लीजिए कि 1990 से पहले यमन का जो पूरा जो आपको हिस्सा दिख रहा है आज के समय में, ये पहले ऐसा नहीं था। पहले नॉर्थ यमन और साउथ यमन में बटा हुआ था। तो इसलिए जो है इसको भी हम लोग नॉर्थ यमन और साउथ यमन के रूप में देख लेते हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हो गया और नीचे वाला हिस्सा जो है वो साउथ हो गया। तो ये पहले जो है बटा हुआ था 1990 से पहले। बाद में क्या हुआ कि इसको फिर 1990 में यूनिफाई किया गया था, क्योंकि दोस्तों नीचे जो हैं यहाँ पे अलगाववादी पाए जाते हैं जो कि यमन से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, जिनको साउथ यमन के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ जो नीचे आप इस समय पॉइंट देख रहे हैं अदन का, यहाँ पे फ़िलहाल की जो देखिए जो प्रेजेंट की कंडीशन ये है कि ये वहाँ पे जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, वो गवर्नमेंट जो है ये सऊदी समर्थित गवर्नमेंट है, जिसको जो है वेस्ट के जो देश हैं UK US वो भी इसको समर्थन देते हैं। तो एक गवर्नमेंट ये हो गई। और यमन के जो नॉर्थ हिस्सा है जो कि सना है, इस सना को जो कैपिटल बना के जो विद्रोही गुट जो ये राज कर रहा है, जिसको कि किसी भी वर्ल्ड की कंट्री द्वारा मान्यता नहीं मिली है, वो यही हूती विद्रोहियों का ही ग्रुप है। और ये यहीं से ये जो है ये ऑपरेट कर रहे हैं। पूरे नॉर्थ के हिस्से पे इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है और सना को अपनी कैपिटल बना रखा है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी जो मोटी बात है वो मुख्य रूप से आप लोग को समझ में आई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा जो है पीछे चलते हैं बैकग्राउंड में। और जब बैकग्राउंड में हम लोग चल रहे हैं तो चलते हैं कि 1978 के समय में। तो 1978 के समय में क्या हुआ था कि 1978 से 1990 का जो दौर है वो ये दौर है कि जब इनके जो है आपस में जो है काफ़ी ज़्यादा इन लोग की डिस्टर्बेंस चल रही थी नॉर्थ यमन में और साउथ यमन में। और मिला जुला के क्या हुआ कि 1990 में इनका यूनिफिकेशन हो गया। तो 1978 से 1990 तक जो इनके जो नॉर्थ यमन के ऊपर जो राज कर रहा था उसका नाम ही था अली अब्दुल्ला सालेह, जो कि इनका प्रेसिडेंट था नॉर्थ यमन का 1978 से 1990 तक। और यही पहला प्रेसिडेंट भी हुआ जब यमन का जो है वो यूनिफिकेशन हो गया 1990 में। और जो मंसूर हादी, जो कि इनका प्रेजेंट का जो प्रेसिडेंट है पूरे यमन का, जिसको माना जाता है, जिसकी जो कैपिटल है वो अदन में है, जिसको मैंने आपको बताया, जिसको सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर तमाम देशों ने जो है दे रखा है समर्थन। उनकी जो सरकार है वो अदन में बैठी हुई है। हालांकि अदन की जो सरकारी बिल्डिंग है वहाँ भी माना जाता है कि जो अलगाववादी जो गुट हैं, जैसे कि अलकायदा हो गया और जो ISIS हो गया, उसकी जो एक ब्रांच है वो भी यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। तो उनके जो है कब्जा इनकी सरकारी बिल्डिंग पे है। तो मिला जुला के देखिए वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति इसीलिए है क्योंकि एक प्रॉपर वहाँ पे कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई गवर्नेंस का, चाहे किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसीलिए वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो 1978 से 1990 तक जो है ये अब्दुल्ला सालेह की वहाँ पे सरकार रही। और अब्दुल्ला सालेह जो है जब यूनिफिकेशन हो गया तो पहला राष्ट्रपति बने यहाँ का यमन का, जो कि 2012 तक अपने राष्ट्रपति के पद पे बना रहा। और उसके बाद ही जो है मंसूर हादी जो है वो आया, 2012 में प्रेसिडेंट बना। और 2012 से अब तक ये प्रेसिडेंट ही है। फ़िलहाल तौर पे जो देशों की जो मान्यता है वो इसी मंसूर हादी की ही सरकार को है।
तो ये जो है फ़िलहाल प्रेसिडेंट है यमन का, जिसको आप ऑफिशियली तौर पे यमन का प्रेसिडेंट कहेंगे। अब यमन में जो हौती विद्रोही हैं इनकी हम लोग बात करते हैं, तो देखिए यमन में जो 65% जो पॉपुलेशन है वो है सुन्नियों की, और जो 35% जो है पॉपुलेशन वो है शिया की। तो शिया की जो पॉपुलेशन है 35%, इन 35% में से माना जाता है जो 30% जो कि एक है ग्रुप, वो है ज़ैदियों का। और ज़ैदी जो है शियाओं का ही एक आप समुदाय है जिनकी एक अलग अपनी मान्यता है। तो मिला जुला के ये है कि इन हाउदी रिबल्स में माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेजॉरिटी है इन्हीं ज़ैदी समुदाय की होती है, और इनका शुरू से जो इनका जो निवास रहा है ये नॉर्थ यमन में ही रहा है। तो 1978 से ही, जब से मतलब ये समझिए कि संघर्ष की एक तरीके से एक शुरुआत हुई। वैसे तो जो हाउदी रिबल्स का जो संघर्ष है वो 2004 से माना जाता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं, तो इस वजह से जो है हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि 2004 से जो है हुआ था, लेकिन इसके पहले का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1978 से ही जो है ये चीज़ें चली, और 1978 से ही जो ज़ैदी समुदाय है, जिसको कि हाउदी भी आप कह सकते हैं मोटे तौर पे, तो ये हूदी जो है, या जिनको इंग्लिश में हाउदी कहते हैं, तो इनका जो है काम 1978 से असंतोष चल रहा था इनमें सरकार को लेके, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो अब्दुल्ला सालेह है ये जो यमन के जो सुन्नी हैं इनके लिए ज़्यादा काम कर रहा है, और इनके लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जाता, और इस पूरे रीजन को, नॉर्थ के सना वाले पूरे रीजन को ये लोग जो हैं उतनी तवज्जो नहीं देते जितनी तवज्जो इनको देनी चाहिए थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि इनके बीच में असंतोष चल रहा था, और असंतोष चलते चलते जब 1990 में जब इनका यूनिफिकेशन हो जाता है, तो उसके बाद ये अपना इनका एक विरोध चलता रहता है, क्योंकि उस समय यूनिफिकेशन हो जाने से एक होता है ना, जैसे लोगों को एक उम्मीद हो जाती है कि अब हमारी समस्याओं को सुना जाएगा, तो इनको भी लगा सुना जाएगा, तो इसलिए उन्होंने के अंदर जो विद्रोह की जो भावना थी वो कुछ समय के लिए शांत हो गई। लेकिन ये जो भावना थी ये 2004 में फिर से जो है प्रबल हो गई, जब वहाँ पे हुसैन अल हूती नाम का जो एक इनका लीडर था हूतियों का, ये हूती विद्रोह इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि हुसैन अल हूती ने 2004 में क्या किया कि सीधा सीधा जो इसने विद्रोह का जो बिगुल था बजा दिया था यमन की जो सरकार उस समय जो बनी हुई थी, यानी कि अब्दुल्ला सालेह की सरकार के खिलाफ, कि ये जो है सीधे सीधे जो है हूतियों के खिलाफ काम करना, और हूतियों के लिए कहीं से भी कोई भी इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। तो 2004 में ही क्या हुआ था कि बिगुल बज गया था, और हुसैन अल हूती जिसने इस हूती विद्रोह की शुरुआत की गई थी उसको जो है हत्या कर दी थी, 2004 में ही कर दी गई थी, जिसके बाद से जो विद्रोह है ये और ज़्यादा बढ़ गया। तो अब इसके बाद क्या होता है कि फिर 2004 से चलते चलते 2014 में क्या होता है, और 2012 में हम लोग को पहले आना पड़ेगा क्योंकि जब क्या हुआ कि विद्रोह काफ़ी ज़्यादा बढ़ते गए, तो इन विद्रोह को ही दबाने के लिए क्या किया गया था कि जो वेस्ट के देश हैं जिनके साथ में सऊदी का अपना एक अलायंस है, तो उसने क्या किया था कि इन सबों के साथ मिलकर विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ पे 2012 में जो है यहाँ पे मंसूर हादी को जो है बैठा दिया था, तो जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुका था। तो मंसूर हादी जब यहाँ प्रेसिडेंट के रूप में आ गया तो इसके सामने नई नई समस्याएं थी। उन समस्याओं में से एक समस्या ये थी कि जो पहले की जो अब्दुल्ला सालेह सरकार थी, तो उसके जो कुछ लोग थे जो कि पहले अब्दुल्ला सालेह के साथ सरकार में काम कर चुके थे, वो खुश नहीं थे इस मंसूर हादी की सरकार के साथ में। तो एक तो उन लोगों का जो एक दबाव था, एक उन लोगों का जो एक सहयोग जो मिल रहा था इस हादी की सरकार को, वो दूसरा ये था कि इनके सामने एक नई प्रॉब्लम ये आ गई थी कि इतने जो समय जो ख़राब चला उसके वजह से जो है जो गरीबी है, बेरोज़गारी है, साथ ही साथ महंगाई है, ये सब बहुत बड़ी समस्याएं थी जो बन के उभर के सामने आ गई थी। तो एक साथ कई मोर्चों पे जो है वो युद्ध जो है खुल गया था जो नई हादी सरकार 2012 में आई थी उनके साथ। तो अब क्या हुआ कि जब सालेह का जो है इसकी सरकार तो चली गई थी 2012 में, तो सालेह ने क्या किया कि बाद में जो है इसने ज्वाइन कर लिया किनके ग्रुप को, हाउदियों के ग्रुप को। और इसने क्या किया कि ये हटाना चाहता था हादी की सरकार को, क्योंकि भाई राष्ट्रपति का पद इसको वापस चाहिए था। तो इसने सोचा कि जो हूती हैं इनके साथ में गठबंधन करके क्या करे कि इसको हटा दे और फिर बाद में अपनी गद्दी वापस पा जाएगा। लेकिन दोस्तों हुआ यहाँ पे उल्टा, और 2014 में जो हूती थे उन्होंने इसके साथ में मिल के इसकी गवर्नमेंट को एक तरीके से पूरे तरीके से हटा दिया, और 2015 में एक पूरा जो है कब्ज़ा इन्होंने सना के ऊपर कर लिया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो सना के ऊपर जब 2015 में कब्ज़ा हो गया, तब से लेके अब तक इस पूरे रीजन में जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हूतियों का ही राज चल रहा है, और वो यहीं से पूरा कलेक्ट कर रहा है। और माना जा रहा है कि लगभग 2 लाख की जो संख्या है
वो इनकी है, इस समय पूरी मौजूद है इनके पास में, जिसके दम पे क्या कर रहे हैं, सऊदी और देशों के साथ में युद्ध कर रहे हैं। तो 2015 में ही क्या हुआ कि हाथी की सरकार को यहाँ से हटा के साउथ में ढकेल दिया, और यहाँ पे जो है जो हूती हैं वो यहाँ पे काबिज़ हो गए नॉर्थ में, और यहीं से जो है ऑपरेट कर रहे हैं। तो इन्हीं को जो है हटाने के लिए सऊदी जो है वो विश्व के साथ मिल के जो है युद्ध कर रहा हूतियों के ख़िलाफ़ में। तो अब यही जो युद्ध की स्थिति चल रही है 2015 से ही, इसी को दोस्तों हम लोग कह रहे हैं गृह युद्ध की स्थिति। तो ये गृह युद्ध सिविल वॉर चल रही है 2015 से ही, और जिसके ऊपर जो है जो 15 देश 12 देश जो एक साथ वर्क कर रहे हैं वो ये है। तो मेन जो है आप लोग को हमारे ख्याल से अब तक ये समझ में आ गया होगा कि मेन जो मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा माजरा क्या है। बाकी दोस्तों इसके पीछे एक वजह तो शिया और सुन्नी वाली तो है ही है। अब देखिए सुन्नी है, चूँकि हूती विद्रोह क्या है वो शिया हैं, तो हूती विद्रोह शिया होने की वजह से इनको क्या है कि ईरान का जो है पूरा समर्थन जो है इनको ईरान का मिल रहा है, और ईरान का समर्थन इनको मिलता है। हालांकि ईरान इस बात से इनकार करता है कि वो किसी भी तरीके से इनको समर्थन नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से ईरान क्या करता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को जो है समर्थन करता है, जो कि इज़राइल के लिए जो है काफ़ी सिरदर्द बना हुआ है, उसी तरीके से ईरान जो है यहाँ पे जो यमन में जो हूती हैं उनको भी जो है अपनी मदद पहुँचाता रहता है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ आप ये देखिए कि सऊदी अरेबिया हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, ये सारे देश मिलके भी, और इसमें देखिए इजिप्ट भी शामिल है, इजिप्ट वगैरह देश मिलके भी, सूडान मिलके भी, ये सब देश मिलके यमन के जो हूती हैं उनके ऊपर किसी तरीके से कोई भी ये लोग उसका ऐसा कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि हूती जो है वो इनकी डिमांड मानने के लिए किसी एक टेबल पे आ सकें। तो ये इन लोगों की बहुत बड़ी हार है। हालांकि इनको यूके और यूएस का भी है, तो अब सपोर्ट होने के बावजूद ये लोग हूतियों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो ये एक इनके लिए एक बहुत आप कह सकते हैं कि एक परेशानी का सबब बनी हुई है। तो यही एक ओवरऑल जो स्टोरी है जो मैं आप लोग को बताना चाहता था कि क्या स्थिति है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो मार खा रही है वो यहाँ की जनता है, क्योंकि लगभग 4 करोड़ की पॉपुलेशन, 4 करोड़ या 3.5 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है यमन की, और इस पूरी पॉपुलेशन में माना जा रहा है कि 2 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो इस समय आप समझिए कि भूख से बहुत ही ज़्यादा एक समझ जाइए आप प्रभावित है। 1 करोड़ लोगों को माना जा रहा है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं, उनको माना जा रहा है कि वो कुपोषण से ग्रसित हैं। तो यहाँ के इसके लिए बार-बार यूएन ने कई बार डिमांड भी उठाई है कि जो देश हैं उनको यहाँ पे एक टेबल पर बैठ के इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए और इस समस्या को सुलझाना चाहिए, क्योंकि यमन एक बहुत बड़ा एक संकट के रूप में पूरे विश्व के सामने खड़ा है। बाकी दोस्तों रही बात अब्दुल्ला सालेह, जिन्होंने जो है पहले 2012 के बाद में हूतियों का समर्थन किया उसमें कि उनको जो है कुर्सी मिल जाएगी, और बाद में फिर क्या होता है कि ये बाद में 2015 के बाद जब कब्ज़ा कर लेते हैं हूती, तो बाद में फिर ये 2017 के आसपास में ये अलग हो जाते हैं हूतियों से, और ये फिर से जो है अमेरिका वगैरह का जाके दामन थाम लेते हैं, ये सोच के कि अब अमेरिका वगैरह ही इनको जो है इनकी कुर्सी दिला सकते हैं। तो बाद में क्या होता है कि जो हूती के विद्रोह में से जो एक स्नाइपर होता है इन्हीं के गुट में से, वो एक स्नाइपर इन्हीं के घर में इनको जो है गोली मार के स्नाइपर जो है इनकी हत्या कर देता है। तो अब्दुल्ला सालेह का जो खेल ख़त्म हो जाता है 2017 में हो जाता है, और फ़िलहाल आप लोग के सामने जो कंडीशन है वो है ही है कि यहीं से जो है यमन से ही जो है पूरा जो है केस काम कर रहा है। यमन की लोकेशन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गल्फ़ ऑफ अदन है यहाँ पे, बाब अल मंडेब है यहाँ पे, यहीं से जो है देखिए आपकी सुएज़ नहर पूरी जो है सुएज़ नहर वाला रास्ता जो है वो यहीं जा रहा है, रेड सी। ये कितना इम्पॉर्टेंट जो एरिया है आप देख ही सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से यमन की बहुत इम्पॉर्टेंस है, लेकिन यमन जो है आप कह सकते हैं कि शिया और सुन्नी के जो उसमें जो है वो जा रहा है, और कहीं न कहीं इन सब चीज़ों की वजह से ये चीज़ें जा रही हैं। तो अब आपको मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग की जो भी राय हो इस टॉपिक पे, अपनी जो राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर किया करिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करिए, और चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं उनको बढ़ाने में भी ज़रूर मदद करिए। और बाकी जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, केवल देखिएगा नहीं, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।